अब वैसे तो यार देखो WWE ने क्या कर दिया कि उन्होंने मंडे नाइट रॉ को 3 घंटे से फिलहाल मजबूरी में 2 घंटे का कर दिया, लेकिन जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ का आज का एपिसोड गया है, ये ऐसा लग रहा है कि एक शो में इतनी सारी चीज़ें जो होल्ड की हैं, ड्रू मैकिंटायर वापस आ गए हैं भाई। जो हमने एंगल देखा है पूरा न्यू डे वाला, उसको कितने इंटरेस्टिंग तरीके से WWE ने दिखाया। और सबसे बड़ी बात जो कि बहुत सारे लोगों के शायद दिमाग में भी फंसी नहीं है, ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का क्या एक बड़ा कनेक्शन WWE बना रही है। आज बहुत बहुत एक मंडे नाइट रॉ से बहुत माल मसाला आ गया, स्पेशली बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने जो रॉ के बाद आके बोल दिया ना कि तुम मेरे बारे में चीज़ें भूल जाते हो, ट्वीट जो अभी आप देख ही रहे होंगे गाइस स्क्रीन पे। लेकिन ये 3 घंटे की मंडे नाइट रॉ लगी या 2 घंटे के शो में WWE ने इतना कुछ कर दिया। ये इस मतलब ड्रू मैकिंटायर के अगर इस ट्वीट के ऊपर ही बात करें, ये वीडियो ट्वीट था और पता ही है भाई आपको सोशल मीडिया का सुपरस्टार है हमारा ड्रू मैकिंटायर, तो उसके वापस आने के बाद उसका सोशल मीडिया में पोस्ट ना है वो तो बनता नहीं था, इंसान था थोड़ा ट्विटर। इस पोस्ट में ड्रू मैकिंटायर कह रहे हैं कि जो भी बातें तुम सुनते हो, अगर मैं लाइव WWE टीवी में बोल रहा हूँ उस पे मानो, या फिर तुम मेरे सोशल मीडिया पर देख रहे हो। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोली है, जिसको भी हम आगे वीडियो में अच्छे से डिकोड करेंगे, कह रहे हैं कि मैं चीज़ें भूलता नहीं हूँ, जैसे 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 कोई सुपरस्टार होता है ना, अपनी बात से पलट जाता है, उसने क्या बोला उसे याद नहीं है। ड्रू मैकिंटायर को सब कुछ याद है, ये वो अपने इस मैसेज से ये भी कहना चाह रहे हैं कि लोग काफ़ी जल्दी मेरे बारे में चीज़ें भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ था। तो उसके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो कि मेंशन करा गया आज मंडे नाइट रॉ पे भी, जिसको हम हिंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिससे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, और आप लोग अपने ओपिनियंस गाइस दे सकते हैं हर चीज़ पे, न्यू डे की 10 ईयर एनिवर्सरी जो देखने को मिली। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक हफ्ते से लोगों से पूछ रहा था कि भाई रीयूनियन होगा कि ब्रेकअप होगा, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ वो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया। आई थिंक एक चीज़ तो जो हम सारे लोगों की आपस में अग्री करेंगे कि इस न्यू डे के सेगमेंट में ये चीज़ WWE करेगी, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से देखो कि WWE प्लान कर रही थी, मतलब जिस तरीके से हम इसको देख रहे थे कि कोफी किंगस्टन और वुड्स के बीच में प्रॉब्लम है और ये एक दूसरे के ऊपर टर्न करेंगे, एक्सपेक्टेड था कि बिगी यहाँ पर आ सकते हैं, बिगी आए, लेकिन भाई दोनों बंदों ने खुद ही पार्टी बना ली। और इसमें एक जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम लग रही है, मुझे लगता है जो कि प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी अगर हम इसको कंपेयर करें थोड़ा रोमन रेंस और सोलो की स्टोरी से, लोग कह रहे थे भाई ये रोमन रेंस ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि ये पिटता ही रह रहा है, वो इसीलिए तो क्योंकि तभी तो सर्वाइवर सीरीज की वॉर गेम्स की विक्ट्री को देखने में मजा आया। तो वैसी सिमिलर चीज़ है, एक्चुअल में सेगमेंट को प्लान ही ऐसा किया था कि हम लोगों को बुरा लगे उसको देख के, हमको वो इतना ना लगे कि भाई क्या हो गया, वैसा वाला नहीं। WWE ने उल्टा ही खेल दिया, उन्होंने न्यू डे का ब्रेकअप क्या बोलोगे वैसे, बिगी के अगेंस्ट हो गया सब कुछ। मतलब ऐसा कर दिया ना कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोस्टली लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोफी और जेवियर का ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर एक जो आउटसाइड चीज़ हो सकती थी वो है कि बिगी आके बचा लेगा और एक ग्रुप टिक जाएगा। अब रोहित, इंटरेस्टिंग चीज़ तो है कि WWE में कितनी ऐसी फैक्शन है जो 10 साल टिकी है बिना ब्रेकअप करे। बहुत कम नाम हम ऐसे ले सकते हैं, कभी ना कभी इतना पेट के पीछे कुछ तो चाकू घोंपा ही जाता है। लेकिन उस वजह से ये सेगमेंट इतनी स्पेशल हुई बिकॉज जब बिगी की एंट्रेंस हुई ना वहाँ पे, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मनाने आए हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, न्यू डे के 10 साल के पूरे रन में कभी मैं ऐसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया था इस ग्रुप के साथ। हमेशा फन है भाई, बिगी स्पेशली जो उनका रेसलिंग गियर में नाच गाना कमर हिलाना ये सब चलता रहता है। आज वो एक इमोशनल बिट थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोमेंट रियल भी है। मैं तो कह रहा हूँ कि बिगी को जिस तरीके से हमने आज रॉ में देखा, वो सब मतलब आप कह सकते हो कि भाई हमने सूट बूट में देख रहे हैं क्योंकि वो पैनल पे आते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो बिगी का ऐसा लग रहा है जो डिफॉल्ट चेहरा है वही हंसने वाला है, या फिर जो ऐसे आंख बड़ी करने वाला है, आज वो हमने बिल्कुल उनके चेहरे पे कहीं पे भी नहीं देखा। और WWE ने इसको, और ताकि हम इससे कनेक्ट कर पाएँ, इसको फ्रेम ही ऐसे किया, क्योंकि अगर ये वुड्स और कोफी अलग होते तो पता ही है कि इनमें से कोई एक बंदा बुरा बनता और लग रहा था कि वो वुड्स होने वाला है। लेकिन बिगी जिसके ऊपर लोग ऑलरेडी थोड़े से इमोशनल है, थोड़े सेंसिटिव है कि बंदा अब तक, क्योंकि 4 साल हो गए, 4 साल कब निकल गया पता नहीं चला, 4 साल हो गए हैं, तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं उस बंदे को, उसी के ऊपर सारा खेल लिया WWE ने कि लोग और ज्यादा अब इस स्टोरी में इन्वेस्ट करें। टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए शॉकिंग था कि 4 साल से मैंने बिगी को एक मैच में नहीं देखा। मतलब भाई 4 साल में जिंदगी में हमारी अगर मैं देखूं पर्सनली तो क्या क्या नहीं हो गया। लेकिन भाई बिग ई तब से नहीं लड़े, कभी ध्यान नहीं गया। आई थिंक मे बी इसलिए बिकॉज वो इधर उधर और चीज़ों में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बिग ई पे तोड़ा है ना आज भाई सारा, जैसे फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप में भी देखने को मिला कि केविन और क्रिस जेरिको ने मिलकर रोमन पे बिल फाड़ दिया, आज बिगी पे बिल फटा है। तेरी गर्लफ्रेंड, तेरा ये पिलाना धमकाना, सोने की जगह उठने की जगह, सब कुछ पहले चुन लिया, हम बाद में आते हैं भाई। मुझे थोड़ा सा ऐसे भी लगा इस सेगमेंट को देख के कि जो बिगी का जो बिगी को WWE जिस तरीके से, क्योंकि फैंस वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, और भले ही वो पैनल वाले शो पे आ रहे हैं, लेकिन जब हमने उनकी एंट्रेंस पर उनको सूट बूट में देखा तो मैं ये नहीं कह सकता कि लोग बोलेंगे सिमिलर लग रहा था, मेरे बिल्कुल अलग लग रहा था। तीनों में से सिर्फ बिगी ऐसा था जो सेलिब्रेट करने आया था।
वो बंदा सोच रहा था कि भाई उसने बोला भी मैनेज, मतलब जब ये चीज ड्रॉप करी उन्होंने कि भाई चलो मैनेजर बनेंगे, मैं मुझे सही तो लग रहा था एक्सेप्ट हो गया। हाँ मुझे और इवन मैं देख रहा था क्योंकि उस समय मैं ऑनलाइन भी ट्विटर भी चला रहा था, भाई सब लोग कह रहे हैं ओ बिगी मैनेजर है, न्यू रोल। लेकिन अब यहाँ से एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो ये है कि क्या बिगी को आज WWE ने कंफर्म कर दिया है कि उनका इन रिंग रिटर्न होने वाला है? क्योंकि WWE जो दिखाती है उसे मानने का नहीं, और जो मनवाना चाहती है उसको दिखाती नहीं। ये देखो, ये रोहित ने ये बात बोली है जो आपको टाइटल थंबनेल में यूजुअली मिलेगी कि बिगी क्लियर्ड, लेकिन मंडे नाइट रॉ में क्या बोला गया, भाई तू तो कभी आई नहीं और आई थिंक अब वुड्स ने ऐसा बोल दिया तो ये बिल्कुल क्लियर ही दिख गया है कि ये जो बिगी है वो अपना रिटर्न देखो यूजुअली WWE ऐसा करती है कि जब कोई चीज़ है वही तुम्हारे आगे धुंधला करने की कोशिश करेंगे कि तुम नहीं उल्टा सोचो तुम, और फिर जब हम कर देंगे तो अनप्रिडिक्टेबल हो गया। लेकिन ये चीज़ बहुत बढ़िया है बिकॉज आई थिंक बिगी का वापस आना और एक ऐसी सिचुएशन में जब न्यू डे उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती, तो वापस भी अगर आ गया वो बंदा, इन रिंग क्लियर भी हो गया, तो करेगा क्या? बिकॉज जो उसके दो दोस्त हैं जिसके लिए उसने पूरे अपनी रेसलिंग करियर लगा दिया वो तो उसके साथ अब है नहीं, तो बेगी की खुद की क्या है? बिकॉज हमने हमेशा ये देखा है कि इन लोगों ने कोफी को, बेगी को अपनी अपनी मोमेंट दी, जेवियर को जैसे कभी कोई मोमेंट नहीं मिली। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कोफी और जेवियर वो इकट्ठे तो हो गए बिगी को एक साइड करके, लेकिन वो भी ज़्यादा देर चलेगा नहीं, ऐसा लग रहा मुझे। मैं तो अभी, क्योंकि अभी तो उनका ब्रेकअप हुआ है, इसे जो भी बोलोगे, मैं तो अभी आगे आने वाले सालों के लिए भी सोच रहा हूँ इस स्टोरी को कैसे दिखाएगी। और अच्छा ही हमको इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आप कोई भी फैक्शंस देख लो, हमेशा हमने स्टोरी में ये देखा है कि कभी ना कभी तो उनके बीच में टेंशन होती है, लेकिन न्यू डे की टीम कभी ऐसी रही नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट वाली भी है, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे क्या होता है जब कोई सुपरस्टार इंजर्ड हो जाता है, अपनी वीडियोस में बताते भी हैं कि WWE 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बंदा 2 साल घर बैठा, तो वो 3 साल में वो जितना टाइम वो गायब रहा उसमें ऐड कर देती है। लेकिन बिगी ने क्योंकि अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करी हैं, वो पैनल पे आए हैं, वो शोज पे आए हैं, तो WWE को कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ऐड करेगी नहीं वो वाला। तो इसका मतलब 2019 से 2024 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। और ये जो कमेंट था भाई, ये तो क्या खतरनाक, इसे तो मैं स्किप कर ही नहीं सकता था। ये रिव्यू में ही सुबह किसी ने दिया कि बिगी एंटर करें रॉयल रंबल मैच में और वहां से WWE फ्यूड बनाए और जो कि लीड करे रेसलमेनिया के ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ। मेरे ख्याल से न्यू डे के ब्रेकअप के बारे में हम सोचते, कभी हमने ये नहीं सोचा कि तीनों अगेंस्ट चले जाएंगे, लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी खुलती है यहाँ से बहुत ज्यादा। और यूजुअली स्टेबल्स या फैक्शंस बनाए WWE में इसलिए जाती हैं ताकि तोड़ी जाए। शील्ड से बड़ा अपने भाइयों का कोई एग्जाम्पल है नहीं भाई, सारे एक दूसरे के पीछे, मौत के पीछे पड़े होते थे। लेकिन न्यू डे फिर से यूनिक भी है बिकॉज 10 साल कोई कम टाइम नहीं है, एक बार भी तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ, कभी रियूनियन नहीं हुआ। अभी इस एंगल को सोचो, पहली बात तो जिसने भी लिखा भाई अनबिलीवेबल कमेंट है बिकॉज इसको ऐसे सोचना बेगी। अब हम एज की बात करते हैं, मेंशन करा गया पहली बात आज एज को भी रॉ पे, और एज इन सब की स्टोन कोल्ड की नेक सर्जरी से वापस आए तो बहुत बड़ी पॉप होती है यूजुअली। एज का रिटर्न बिगेस्ट माना जाता है रॉयल रंबल में, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब बेगी आएंगे ना रॉयल रंबल में, अगर वो होता है और रिंग में जेवियर और कोफी काफी अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं, भाई क्या बोलूं, इसको फटी जाएगी ना उस टाइम तो सारे फैंस। यही से देख लो भाई, जितने सारे एंगल्स इसमें निकल के आ रहे हैं, क्लियरली ये स्टोरी लाइन यहाँ से अब इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, ऐसा हम होप करते हैं। और अभी तो और भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हमको आगे चीजें पता चलेंगी। बट अभी जॉन सीना के फैंस के लिए भी एक खुशखबरी दे देते हैं। वैसे तो खुशखबरियों की लाइन भाई जॉन सीना के फैन चले। वैसे तो हमको पता है 2025 साल कितना इंपॉर्टेंट है, तो ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है, एलिमिनेशन चेंबर में वो होंगे, उसके ग्राफिक में आ गया भैया जॉन सीना को अलग से स्पॉट मिला है, सब पीछे छपे हुए हैं पोस्टर। देखो अगर किसी को एक बार थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि वो टोरंटो में क्यों नहीं है वो बिकॉज जॉन सीना को ऐसे हाईलाइट ही करा जा रहा है, फर्स्ट टाइम इन टोरंटो, लास्ट टाइम इन टोरंटो, लास्ट टाइम, अब आएगा ही नहीं भाई कभी। लेकिन इसका मतलब ये है कि एलिमिनेशन चेंबर स्टेडियम शो है, कुछ बड़ा होने, मतलब अब मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रॉयल रंबल में भी होने के बाद एलिमिनेशन चेंबर में भी जॉन सीना, जो कि अच्छी बात है। जितना जॉन सीना हमको 2025 में देखेंगे उतनी बड़ी बात है। और ये भी एक कल जो सर्वाइवर सीरीज हुई थी उसके बाद से भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, क्योंकि CM पंक को लेके पिछले 1.5-2 साल है बहुत सारी बातें बनी जब तक वो WWE में नहीं आ गए थे। भाई साहब अगर आपने नोटिस किया हो, आज मंडे नाइट रॉ में स्टार्टिंग में ही CM पंक ने सैमी ज़ेन को भाई सॉरी बोल दिया। सॉरी कहाँ बोला, और मे भी आप लोगों ने नहीं भी पकड़ा हो, वो बाद में पता लगता है ऐसी चीज़ें। लेकिन जब वो आ रहे थे शो के स्टार्ट में तो वहाँ पे जे उसो से गले मिले, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सैमी के कान में चुपके से बोलता है आई एम सॉरी फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बारे में हमने पॉडकास्ट में बोला था कि ऐसा लग रहा था कि सैमी ज़ेन को बीच में से काट रहे हैं CM पंक, तो अब बंदा ये जो थोड़ा अच्छा सा सेटल हो गया है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, मतलब WWE का है, हमारा तो भाई सब कुछ है WWE का है, जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है उसके बारे में एक तुमको ये पता चला भाई, ये जो शो है वो 2 घंटे का होने वाला है। जो PLE के हमको कभी टाइम नहीं मिलते, इसका हमें टाइम पता चल गया है, 2 घंटे के अंदर ही WWE इसको निपटाएगी अगर जैसा पता चल रहा है। और ऑफिशियली इस पे पक्का बरसने वाली बात है फैंस की। सेथ रॉलिंस भी थे पोस्टर पे, कवर पे, और रोमन रेंज भी थे, लेकिन अभी 10 ही दिन हम दूर हैं, ये दोनों शो पे हैं भी,
और 4 मैचेस ऑलरेडी ऑफिशियल हैं, तो कहीं ना कहीं कार्ड इज सब्जेक्ट टू चेंज हमेशा बोला जाता है, और यहाँ पे लग रहा है वो चेंज होने वाला है, बिकॉज अगर सेथ और रोमन को डालना भी है ना, तो आई डोंट थिंक वो इनफ टाइम है उसको रोमन वर्सेस सोलो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट लग नहीं रहा मुझे, बिकॉज उस पर मैं भी आता हूँ, लेकिन सैटरडे नाइट मेन इवेंट WWE शायद एक फेवर जिसको कह दो NBC के लिए आप कुछ अपना वापस लाने के लिए एक बस स्पेशल कर रही है, और ये मेन रीजन भी है कि कोडी मेन इवेंट में है। मुझे नहीं लगता कि अब दूसरा लगातार पेपर भी होगा जहां तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन मेन इवेंट में नहीं है और उसका कुछ अलग ही चल रहा है। तो सोलो वर्सेस रोमन के लिए एक हफ्ते की बिल्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जनवरी 6 को नेटफ्लिक्स का एपिसोड आ रहा है जिसपे हमने भी बात करी थी लास्ट एपिसोड में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। देखो मेरे को तो अभी समझ में नहीं आ रहा है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता है टीवी पे हमारे लिए इंडिया में आ भी रहा है कि नहीं। मतलब लोग रॉक रूक कर रहे हैं भाई, 2 घंटे का शो है, जितनी रॉ थी यार उतनी होगी बिना ऐड की बस। ऐसा रूमर आया था कि रॉक उस जगह पे आएंगे जहाँ पे कोडी रोड्स होगा, लेकिन 2 घंटे का सोच के मतलब फिर तो क्या ही है, कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे। और मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट आ गया एपिसोड में जहाँ पे आपको अपनी सीट बेल्ट बांध के रखनी चाहिए, बिकॉज रोहित अब बता देते हैं एक बार लोगों को कि उनको आगे यहाँ पे क्या मिलेगा इस पॉडकास्ट। देखो IWF स्क्वाड के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसमें थोड़ा सा ना लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि भाई जो भी आपके दिमाग में वो लेटर बन के जो भी वर्ड जो भी आंसर बन रहा है उसको कमेंट में मत लिखना, क्योंकि वो फिर आपके ही चांसेस कम करेगा। जो चौथी वीडियो होगी उसके अंदर आपको फाइनली अपना जो आंसर है उसको सबमिट करना है, जो कि गूगल फॉर्म्स के थ्रू होगा। और मैंने आपको बताया है भाई कि इसमें WWE गारंटी WWE मर्चेंडाइज, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि कोई चांस वाली बात है। अब फ्यूचर WWE इवेंट की मैंने सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़्यादा मैं उसको बताऊंगा नहीं, और स्क्रीन पर आपको चल ही रहा होगा ताकि आपको और क्लैरिटी से पता चल जाए IWF स्क्वाड के बारे में। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो हम अभी बातें बोल रहे हैं, आई थिंक जब हम 10वें या 12वें एपिसोड में होंगे IWF स्क्वाड को लेके, उसका जो मेंबर होगा फिर वो ज्यादा उसका लिंक बनाएंगे कि क्या मतलब था। मैं इतना बोलूंगा यहाँ पे कि रोहित वैसे तो अपना बहुत दिलदार इंसान है, ठीक है, गिव अवे वगैरह चलता रहता है रेसल चैटर में, लेकिन इसको आप लोग गिव अवे या फिर एक ऐसी चीज मत देखो कि आज शुरू होकर कल खत्म हो रही है तो सबको भागना है। आप एक बार IWF स्क्वाड का पार्ट आ गए तो उसके बाद आप 6 महीने बाद भी उसका पार्ट रहोगे, और वो कैसे वो आपको थोड़े टाइम में ओवर टाइम समझ आ जाएगा। मे भी अभी कंफ्यूजन है, बट अभी बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो लेटर ढूंढ लेना और बताना मत किसी, एंड सारे पॉडकास्ट देखना क्योंकि उसी से फिर आपको सारे हिंट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ अब हम आने वाले हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ अपनी सीट बेल्ट भाई अब बांध लो, क्योंकि ये ड्रू मैकिंटायर के रिटर्न पर मैं वापस आना चाहता हूँ। सबसे बड़ी न्यूज़ यही है, बात तो बहुत हो सकती है, क्यों जे उसो पे क्या ड्रू मैकिंटायर बरसे, सैमी पे तो बरसे, क्यों बरसे, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। यहाँ से जो एंगल लग रहा है, जो एंगल की तरफ WWE जा रही है पॉसिबली, और जो कि फिर से 2025 साल के अंदर हो सकता है हमको एंटरटेन करे, ये है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की फील्ड। अब हो सकता है लोगों को लगे भाई ये क्या, इसमें तो अभी रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप भी नहीं है, तो फिर ड्रू मैकिंटायर के आने का क्या मतलब बनेगा। क्योंकि जो ड्रू मैकिंटायर की प्रॉब्लम ही रही है वो है कि मतलब हम तो अब देख रहे हैं कि ब्लड लाइन से अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, सेथ को प्रॉब्लम हो रही है, कोडी रोड्स को प्रॉब्लम हुई है, फिर केविन ओवंस का तो बहुत पुराना नाता है। तो ड्रू मैकिंटायर ही वो बंदे थे जिनका बिल्कुल ऐसे विजिबली टीवी पे दिख रहा था कि इसको सबसे ज्यादा ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है, और उसी बिजनेस में अब ड्रू मैकिंटायर कैसे घुस रहे। जब तक मेन इवेंट में नहीं आया था ड्रू मैकिंटायर, क्या मान के चल रहे थे हम लोग कि सेथ रॉलिंस वो बंदा है जिसने अटैक किया है जे उसो के ऊपर बैक स्टेज, क्योंकि सैमी ज़ेन ने भी बोल दिया था। लेकिन मेन इवेंट में आने के बाद वो क्लियर नहीं हो गया कि इन सारी चीज़ों के पीछे ड्रू मैकिंटायर ही है, और इसमें द रॉक की भी इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी अभी डिकोड करेंगे अच्छे। बिल्कुल, और सबसे पहले जो चीज़ डिकोड होनी चाहिए वो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की ट्वीट है, बिकॉज भले वो 30 सेकंड की क्लिप हो लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ बोल दिया ड्रू मैकिंटायर ने। और लास्ट पार्ट उसका ये था कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कई बार जो बातें हुई थी। इसका क्या मतलब है, इसका जो मुझे एक मतलब लग रहा है वो सिर्फ क्लैश एट द कैसल है कि 2022 में उस बंदे ने, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने मुझे रोक लिया था जीतने से चैंपियनशिप, और अब ड्रू मैकिंटायर बैड ब्लड से गायब है। वो देख रहे हैं क्या चल रहा है, हर कोई चैंपियनशिप चाहता है, हर कोई रेसलमेनिया का मैच चाहता है, ऐसे ही कर लोगे क्या मेरे बिना। मैं तो आज भी ये बात ही बोलूंगा कि रोमन रेंस जब तक कोडी रोड से नहीं आ रहे थे, ओनली टाइम जब मुझे लगा था कि रोमन रेंस लेजिट आज टाइटल हारने वाले हैं वो क्लैश एट द कैसल था। लेकिन उसके बाद आई लव यू सोलो निकल के आ जाते हैं। उस टाइम पे तो भाई अब इमेजिन नहीं हो रहा वो कैरेक्टर तब क्या था और अब क्या है, इतना डेवलपमेंट हो गया। लेकिन खैर वो अलग टॉपिक है। बट एक चीज क्लियर हो गई है कि सेम जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, जे ऊसो के ऊपर बैकस्टेज अटैक हुआ है, जो ऑब्वियसली पता नहीं है लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि वो ड्रू मैकिंटायर का है। सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करने का क्या ही बंदे का मतलब बनेगा जब शो पर ऐसा लग रहा है कि उसके पास बड़े टारगेट है। तो फिर ये चीज़ क्लियर है कि ब्लड लाइन वाली चीज़ को कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमाग में डाला है, और इसीलिए जे ऊसो और सैमी ज़ेन को भी निशाना बनाया। और क्यों पहला गया इन दोनों को आज ही मंडे नाइट रॉ में, उसके पीछे अगर हम एक साल पीछे घुमा देना रोहित, सर्वाइवर सीरीज के अराउंड ही वो टाइम था जब ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे में आए और वो वॉर गेम्स मैच के अंदर, इनफैक्ट उससे भी पीछे अगर हम चले जाए तो ये कह सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को जे ऊसो उस दिन से पसंद नहीं है जिस दिन से वो मंडे नाइट रॉ में आया था।
ये हमने तब भी देखा था कि जब जे उसो कोडी रोड्स उनको लेके आए थे, उसके बाद जो ओनली प्रॉब्लम थी मंडे नाइट ड्रॉ पर ड्रू मैकिंटायर के लिए इस समय वो जे उसो थे, और जबकि जे उसो ने कुछ करा भी नहीं था, वो तो गुड गाय की तरह बन भी गया था, वैसा दिखा भी रहा था। काइंड ऑफ उसको ऐसे था ये मेन इवेंट में ये क्यों जाए भाई, मैं जब तक यहाँ खड़ा हूँ, और ड्रू मैकिंटायर तब तक बेबी फेस थे, जो मेन उनका टर्न आया था वो जजमेंट डे को ज्वाइन करना ही था, और तब से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके मन में कुछ ऐसा था कि इनको मेरे से आगे नहीं जाना। तो अब इसी चीज से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जब ड्रू मैकिंटायर जे उसो के चक्कर में पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर ले रहा है और अब वो वापस आया है, और जिस बंदे की वजह से ड्रू मैकिंटायर ने लास्ट ईयर वॉर गेम्स में एंटर किया था वो जे उसो है, तो यहाँ से भी ब्लड लाइन की जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो वैसी दिख रही है, और अभी वो उसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे। और जिस ये रोमन रेंस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, उससे भी बड़ी चीज मुझे लग रहा है और ऐड हो चुकी है, लग रहा है कि भाई वो क्लियर ही दिख रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब तक की प्रॉब्लम क्या है, जो ड्रू मैकिंटायर के मेमोरेबल फ्यूड में से आ चुकी है, मेमोरेबल फ्यूड्स में से आ चुकी है सीएम पंक के साथ। सीएम पंक को भी वो क्या देख रहा है भाई, बंदा तो शाइन कर रहा है, इसके पास तो सारी स्पॉटलाइट है, और उन बंदों के साथ जाके जुड़ चुका है जिस ब्लड लाइन की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब वो देखेंगे कि यार अब तो हमारी फ्यूड खत्म हो गई, चलो मैं सीएम पंक से दूर हो जाता हूँ, ये बंदा पॉल हेमन को ले आया, ये बंदा रोमन रेंस के साथ टीम बना रहा है, क्यों बना रहा है, ऐसे कैसे? बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पॉल हेमन इसको फेवर देगा, इसको हेल्प करेगा आगे पहुंचाने की। और जो सबसे बड़ा राइवल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी तक सीएम पंक के वापस आने का, ड्रू मैकिंटायर, वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर किसी एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं टारगेट कर रहे, या फिर रोमन रेंस को टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि जो ड्रू वर्सेस रोमन रेंस का ये मैच है, जो पॉसिबिलिटी है ड्रू वर्सेस रोमन की, ये कहाँ पे हम देख रहे हैं? क्या ये इमीडिएट एक ऐसी चीज़ है जो हम कह रहे हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी कर सकती है रॉयल रंबल में, या फिर हिंट है बस अभी? देखो भाई, ट्रिपल एच की बुकिंग में एक तो बहुत बड़ी समस्या रहती है कि बीज आज बो लेते हैं ये, और उसका जो पेड़ है वो कौन से जमाने में जाके बनता है, फिर फल पता नहीं वो कहाँ से निकलता है। तो इस बारे में तो कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इमीडिएट फ्यूचर भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार अब तो रोमन रेंस के लिए इतने सारे मैचेस है कि सोलो जैसा मैच भी हम कह सकते हैं कि ये रॉयल रंबल में भी बुक हो सकता है, जबकि सोलो को तुम कहोगे भाई ये स्मैकडाउन में ही करवा दे बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये तो मुश्किल है थोड़ा भी, क्या ना, मे बी 2025 के किसी एक मूवमेंट पर जब लगे इस फ्यूड को रिविजिट करने का मौका है। और जिस बड़ी चीज़ की मैं बात कर रहा था, हो सकता है बहुत सारे लोग भाई इसको सुन के पूरा ही शॉक हो जाए कि ऐसे प्लान के साथ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है, और वो है ड्रू मैकिंटायर का रॉक के साथ काम करना या फिर रॉक के लिए काम करना। अब इसको अगर सिंपल तरीके से पहले एक्सप्लेन करता हूँ तो सीन कुछ ऐसा है, ड्रू मैकिंटायर को पहुंचना है चैंपियनशिप की तरफ, क्योंकि आयुष हमको ये भूलना नहीं चाहिए, पूरे सीएम पंक की फ्यूड में भी एक चीज़ जिसकी वजह से इन दोनों के बीच भसड़ हो रही थी वो था कि वर्ल्ड टाइटल के लिए किसको मौका चाहिए। और उससे भी पहले उनका जो पूरा क्वेस्ट था, जो पूरी उनकी रेस चली थी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की थी। तो अगर रॉक अपनी कॉर्पोरेट पावर का यूज करके ये बात बोल रहे हैं कि भाई तेरा दुश्मन तो ब्लड लाइन है ही, सीएम पंक भी तेरा दुश्मन है, तो ठीक है अब सीएम पंक भी ब्लड लाइन के साथ है, तो चलो थोड़ा सा कॉमन फैक्टर प्ले कर लेता हूँ। जब मैं अपनी कॉर्पोरेट पावर का यूज करूंगा, जो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट होता तो मैं चैंपियनशिप के लिए मौका दे दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली रॉक भी अब ये देख रहे हैं कि उनको रोमन रेंस को गिराना है, तो क्यों ना ड्रू मैकिंटायर का यूज करके फिर वो चीज कर ले। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को ऐसे घुमा दिया है कि अभी हम रॉ स्मैकडाउन के चैंपियंस को देख रहे थे कुछ देर पहले, तो कोडी और गुंथर के अगेंस्ट कुछ चीजें बोली जा रही थी कि यार क्या कर रहे हैं, चैंपियंस दोनों बेकार लग रहे हैं, बाकी सारी स्टोरी अच्छी लग रही है। ये सोचा आप लोगों ने रोहित कि अब जो बंदे पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे भाग रहे थे वो कहीं ना कहीं सारे कोडी रोड्स के टाइटल के साथ भी लिंक हो गए, तो कौन किसके पीछे जा रहा है, क्या कर रहा है? ट्रिपल एच ने एक ऐसा ना जाल सा बो दिया है कि अब ड्रू मैकिंटायर कोडी के पीछे भी जाना चाहे, अगर रॉक के साथ काम कर रहा है तो वो भी कर सकता है, कुछ फेवर रॉक से मिल रही है, रोमन रेंस के साथ रिवेंज लेने का मौका मिल रहा है, वो भी रॉक करवा सकता है। लेकिन कितना ये इंटरेस्टिंग है कि रॉक बिहाइंड द सीन्स खुद ना अपीयर होके धीरे 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 कुछ ऐसे अपने वो कहते हैं ना भेज रहे हैं बीच में, जो अंदर से जाके सिस्टम को हिला के आ सकें। ये जो मतलब ट्रिपल एच के आने की वजह से जो सबसे बढ़िया चीज़ हुई है कि पहले जब विंस का टाइम था ना, स्टोरी रोमन की जिंदर से तो वहीं चलेगी, जिंदर कहीं और जाके नहीं फंसेगा, वो फंसता तो फिर हम सोचते थे अरे ये उस स्टोरी में क्यों जा रहा है। लेकिन अब ट्रिपल एच के होने की वजह से एक स्टोरी दूसरी स्टोरी से कैसे लिंक हो जाती है, कब पैरेलल चल जाती है, और कब लगता है अच्छा ये, जैसे अभी वॉर गेम्स के अंदर भी सब लोग बोल रहे थे ब्रॉन्सन रीड क्यों है, सेथ रॉलिंस आएगा, लेकिन वो ऑब्वियस ना करते हुए सीएम पंक को लेके आ गए। तो रॉक का अगर इवेंचुअली इसमें रोल प्ले हो रहा है तो मुझे लगता है ये, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान है, वो हमको पता है अगर उसको चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा तो वो करेगा। तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी के अंदर तो बहुत बहुत ज्यादा डेप्थ है, और कितने ओपोनेंट्स हैं रोमन रेंस के पास। और कहीं ना कहीं अब ऐसा भी लग रहा है कि अगर एक पॉइंट के लिए बंदा बोले भी कि भाई ये सोलो की ब्लड लाइन थोड़ी वीक लग रही है, तो भाई सोलो की ब्लड लाइन नहीं। और इंटरेस्टिंग है कि ब्लड लाइन की स्टोरी अब सारे ये भी लोग रोहित बहुत बोलते रहते हैं कि यार तुम ब्लड लाइन की बात ही कर लो और कोई स्टोरी नहीं चला रहे।
भाई सारा कुछ तो इसी से लिंक है। आज मंडे नाइट रॉ में भी अगर आप देखोगे भाई तो कितनी सारी स्टोरी ना चाहते हुए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोमन रेन से लिंक है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड लाइन की स्टोरी ही है, वो ब्लड लाइन की स्टोरी इतनी ज्यादा ब्रांचेस में खुल गई है कि अब ऐसा लग रहा है सब कुछ ही ब्लड लाइन के बारे में, चाहे वो रॉ हो चाहे स्मैकडाउन हो, कुछ भी हो, कोई भी स्टोरी इसमें कहीं ना कहीं से या तो सैमी या जे या कहीं रोमन कभी पॉल, वो लिंक है ही। और कुछ ही एक फाइनल पॉइंट मैं यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ कि जो नेटफ्लिक्स वाला मूव आ रहा है और जिसके बाद लोग सारे सोच रहे हैं कि रॉ स्मैकडाउन कैसे काम करेगी, वो जो ब्रांड स्प्लिट खत्म करने का तरीका है ना, इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि उसके पीछे भी कोई स्टोरी लगा दो और तुम्हें फिर इधर उधर बंदे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में गाइस हम कुछ दिनों में बहुत अलग अलग एपिसोड आएंगे, लेकिन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद जो रॉयल रंबल तक का सफर है, ओह माय गॉड। देखो यार, ये तो कितना टाइम से बोल रहे हैं कि 2025 साल WWE का बहुत धांसू होगा। मेरे ख्याल से अब तक हमको लास्ट के कुछ जो महीने हैं उसमें अच्छे से टीजर्स में मिल गए हैं। सबसे अच्छी बात है भाई कि असली अखाड़ा हम आपके लिए बिल्कुल लग रहा है बेस्ट टाइम पे लेके आए, भले डिले हो गया। तो यहाँ तक आप सुन लो भाई, तो थोड़ा लाइक वेक कर दोगे तो हमको अच्छा लग जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पॉडकास्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। अपने फीडबैक आप जरूर देना, हम क्या और चीज़ें कर सकते हैं कि और आपके लिए जो चीज़ें हैं वो इंटरेस्टिंग तरीके से लेके आ सके। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा वीडियो पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।